बीजेपी 2024 को लेकर लगातार एक्शन मूड में चल रही है। नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगमों के जो परिणाम आए हैं उससे बीजेपी काफी उत्साहित है, जिसको लेकर अब 2024 से पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में कहीं न कहीं रणनीति के तहत मैदान में उतरने का संदेश देने की तैयारी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी देश भर में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। हालांकि इसमें से 3 से 4 रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। कोशिश की जाएगी कि एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर ये रैलियां हों, जिसके जरिए प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए और 2024 के लिए माहौल तैयार किया जाए। हालांकि इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। कोशिश है कि एक दिन में 2 से ज्यादा रैलियां की जाएं, ताकि सभी 80 लोकसभा सीटों पर कवर करके लोगों को संदेश दी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा के मिशन के 2024 के पूरी तरह से मोड में आ गई है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अब लगातार इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि किस तरीके से आगामी 2024 लोकसभा में 80 में से 80 लोकसभा सीट को जीत के भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण कमर खिलाने का अभियान चलाने वाली है। आपको बता दें कि आगामी जो आयोजन होने हैं उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है और आज से कार्य समिति की बैठक भी शुरू हुई है। साथ ही साथ हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 200 से अधिक ऐसे परिवारों को जोड़ा जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और पहले किसी के राजनीतिक दल से ना जुड़े हों। ऐसे उन परिवारों को जोड़ा जाएगा जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और प्रबुद्ध रंग के लोग आते हों। इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारीगण इस परिवार के संपर्क में रहेंगे और उन परिवारों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं कवायद करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से देखा गया था 2022 के पहले मिस कॉल से जोड़ने के अभियान चला गया था, आपकी बार डोर टू डोर जाके ऐसे परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कवायद की जा रही है जो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और जिनकी अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी सरोकार नहीं रहा है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक बार आज फिर से मंथन करेगी और ये मंथन काशी के रोहनिया थाना क्षेत्र में होगी। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इसको लीड करेंगे और इस मंथन की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि 2024 में अलग अलग क्षेत्रों में अपने को मांझने, उसकी रणनीति और चुनाव से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा होगी। 16 जिलों के आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में, या ये कहा जाए कि चुने हुए पदाधिकारियों के बीच ये मंथन होनी है और इस मंथन की जो सबसे खास बात होगी वो ये कि लोग 2030 को कैसे अपनी ओर फतह के रूप में लिया जाए। खास फोकस उन सीटों पे होगा जिन सीटों पे अभी भी बीजेपी का कब्जा नहीं है, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी अपने जीत के साथ ही साथ उन सीटों को भी निशाना बनाएगी जिन सीटों पर अभी तक उनकी परचम नहीं लहरा पाई है। अब देखने की बात होगी कि मीटिंग के बाद किन किन विषयों पे किन किन निर्देश को जारी किया जाता है और बीजेपी अपनी कमर कसकर अपने कार्यकर्ताओं को कितनी कुशलता से जीत को परिणीत के रूप में हासिल करते हैं। आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने अपनी रणनीति बनानी तय कर दी है। यानी साफ है कि कल होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले किए जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद से अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ही तंज पे कसना शुरू कर दिया है। यानी कि सरकार पर उन्होंने ठीक तरह से हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही भारतीय जनता पार्टी की, उसी रणनीति के आधार पर अब बसपा भी चलती नजर आएगी। यानी कि साफ है कि लोकसभा की तैयारियों में अब पहले से की तरह फिर से जुट गई हैं मायावती और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से मायावती की कल की होने वाली बैठक में कितने बड़े फैसले लिए जाएंगे। अवैध रूप से टैक्सी व बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती जताते हुए तत्काल ऐसे अवैध टैक्सी स्टैंडों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लगातार जो जाम की स्थिति है उसको लेकर के जगह जगह अवैध रूप से गाड़ियां पार्किंग होती हैं और एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल ले जा रहे मरीजों को एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है। अवैध रूप से जो टैक्सी स्टैंड है उसको तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद करने के आदेश दिए हैं। और गोंडा की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जगह जगह अवैध रूप से रोड पर ही पार्किंग कर दी जाती है। जो ई रिक्शा है वो बेतरतीब तरीके से पार्क होता है और जगह जगह जो ई रिक्शा है वो रोड पर ही पार्क कर दिया जाता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सख्ती जताई है और अवैध रूप से जो टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं उसको तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं और जो ई रिक्शा है उसका रूट तय किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में सड़कों पे अवैध रूप से रोड पर ही पार्किंग कर दी जाती है। जाम का लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ लखनऊ की शान कही जाने वाली गोमती नदी, जिनको आदि गंगा के नाम से जाना जाता है, उनका उद्गम स्थल जनपद पीलीभीत के माधो टांडा में है। आपको बता दें, गोमती नदी जिनका उद्गम स्थल माधो टांडा में है, वह स्थान लगातार पिछले 3 वर्षों से विकसित किया जा रहा है। लगातार वहाँ साफ जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चाक-चौबंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोमती उद्गम स्थल के लिए मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट में भी उसका जिक्र हुआ है और वहां मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने के लिए 2 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। हालांकि ये बजट कुछ दिन पहले ही पेश किया गया था और अब 2 करोड़ का बजट जो पास हुआ है उसमें 7 कमरे सहित एक बड़ा हॉल बनेगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा। वैवाहिक कार्यक्रम व अन्य उत्सव जैसे भी वहाँ पर हो सकेंगे। आपको बता दें, गोमती उद्गम स्थल जो पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के माधो टांडा में स्थित है और जहाँ लगातार पर्यटक भी पहुंचते हैं। और वहीं जब ये ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ 2 करोड़ का बजट पास हुआ तो वहां जो विधायक हैं पूरनपुर बाबूराम पासवान वहां पहुंचे और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहेंगे। हरिद्वार में आज 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी हरिद्वार में देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बड़ा अहम भी माना जा रहा है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण की 16 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए 500 कुछ मकानों की आज चाबी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लाभार्थियों को दी जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। कार्यक्रम सिडकुल के इंद्रलोक फेज 2 में आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और उनका यह दौरा भी बड़ा अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड देश भर में हो रही एनआईए की टेरर फंडिंग रेड मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले की बाजपुर तहसील के अंतर्गत रतनपुर गांव में भी एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पहुंच चुकी है और तड़के से ही रतनपुर स्थित एक संदिग्ध के घर में एनआईए की टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस को शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं थी, परंतु थोड़ी देर बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी मिल चुकी थी। फिलहाल एनआईए की टीमों की जांच जारी है। माना यह जा रहा है कि देर शाम तक ये जांच चल सकती है और दिल्ली से एक खास इनपुट के आधार पर ही एनआईए की ये विशेष टीम उत्तराखंड के रतनपुर गांव पहुंची। उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि 100 ठिकानों पर एक साथ एनआईए की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। ये छापेमारी इसलिए हो रही क्योंकि जिस तरीके से वर्ष 2022 में पंजाब के मोहाली में जिस तरीके से पुलिस के मुख्यालय पर हमला हुआ था, उसके बाद जो आरोपी थे उनके तलाश को लेकर एनआईए की टीमें अब छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी सुबह सुबह एनआईए की एक टीम पहुंची थी गोमती नगर विस्तार इलाके में, जहां पर छापेमारी की गई है। विकास सिंह देवगढ़ को गिरफ्तारी करने के लिए यह छापेमारी की गई थी। हालांकि मौके से विकास सिंह को देवगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता एनआईए को नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी के बाद कितने लोग हिरासत में लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग एनआईए के रडार पर हैं जो कहीं ना कहीं खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे। आतंकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए की टीम आज करीब 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम जिन जगहों पर छापेमारी कर रही है वहां पे एनआईए की टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये संदिग्ध कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे या गैंगस्टरों से जुड़े हुए थे, उनके सहयोगी थे, या यूं कहे कि खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है उसमें कहीं न कहीं ये संदिग्ध सक्रिय नजर आ रहे थे। तो पूरी तरीके से 122 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो करीब 32 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि इससे पहले भी एनआईए की टीम ने कार्रवाई की थी और पीएफआई के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई थी। पीएफआई के संदिग्धों पर ये छापेमारी हुई थी जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप लगे थे।
आज सुबह से ये छापेमारी चल रही है। करीब 250 से ज़्यादा जो एनआईए के अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। देर शाम तक ये छापेमारी चल सकती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एनआईए के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ लगता है, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से अभी तक जो जानकारी मिली है कि एनआईए के अधिकारियों ने कई जगहों से डिजिटल गैजेट्स और कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए हैं। गृह मंत्रालय इस पूरे छापेमारी पर नजर बनाए हुए है और पल पल की जो अपडेट है वो एनआईए के अधिकारियों से ले रहा है। आतंकी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण अब अपनी कार्यशैली को बदलने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जो व्यवस्थाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण में बनाई गई हैं उनमें समय से काम नहीं हो पा रहा, जिससे उनको परिवर्तित करना हो रहा है। अगर बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण रजिस्ट्री की, तो अमूमन देखा जाता था कि रजिस्ट्री के नाम पर काफ़ी हीला हवाली होती थी। जो आवंटी होता था उसको काफ़ी समय लगता था, कभी बाबू के पास कभी इंजीनियर के पास जाना पड़ता था। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके बाद तय समय सीमा पे ही रजिस्ट्री समेत तमाम जो काम होते हैं उनको करना होगा। जो एलडीवीसी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आवंटी होगा सिर्फ एक प्रार्थना पत्र देगा और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तत्काल प्रभाव से उस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेंगे और तत्काल प्रभाव से ही उस पर काम करना शुरू कर दें। अमूमन देखा जाता था कि जो आवंटी मकान या फ्लैट जो एलडीएस लेते थे उनको कई सालों तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाते थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें होती थी, शिकायतों का निस्तारण भी नहीं होता था, जिसके बाद कहीं ना कहीं एलडीवीसी ने अब सख्त कदम उठाया और साफ तौर पर अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि समय रहते सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। साथ ही साथ जो रजिस्ट्री सबसे बड़ी समस्या इसमें होती है उसको भी देश भर में जहां गैर सत्तारूढ़ दल द केरला स्टोरी को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं बुलंदशहर पहुंची साध्वी प्राची ने द केरला स्टोरी को फिल्म नहीं एक हकीकत बताया है। उन्होंने कहा है कि जो द केरला स्टोरी में दिखाया गया है हकीकत उससे भी ज़्यादा है और उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं से भी ये अपील की है कि वो भी इस मूवी को जाकर देखें। साथ ही साथ ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी उन्होंने नसीहत दी है कि द केरला स्टोरी को जाकर देखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनको ये फिल्म कहाँ देखनी है वह हमें बता दें, हम उनका टिकट भी बुक करा देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो देश भर में जो जिहाद की घटनाएं हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो एक सत्य घटना है। हालांकि इस स्टोरी को लेकर उन्होंने द पश्चिमी बंगाल की स्टोरी बनाने की भी एक मांग की है और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि देश भर में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर नसीम जाफरी ने इरफान सोलंकी के चाचा इत्यास सोलंकी व हमराज के मालिक अशरफ अली समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने और प्लाट पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया। आपको बताते चलें कि यह वही प्लाट है जागों का जिस पर कब्जा करने को लेकर आगजनी के मामले में लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी फंसे थे और उनका भाई रिजवान सोलंकी, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया और अभी भी वह महाराजगंज जेल में बंद है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही। उसी मामले में एक बार फिर इरफान सोलंकी के चाचा इम्तियाज सोलंकी ने भी उस महिला पर दबाव बनाया है और जबरन दबाव बनाते हुए कहा कि वो मकान जो प्लाट है वो उसके नाम कर दे, अन्यथा वो जान से अपने हाथ धो बैठेंगे। इस पूरे मामले में लेकर नसीम जाफरी ने जादमऊ थाने में फिर से तहरीर दी, जिस पर जांच में बात सत्यता सामने आई कि इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी ने अपने मकान पर जो महिला है उस पर कब्जा प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में 5 लोगों पर 386 और 506 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिक्षक की गंदी हरकतों की वजह से छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पूरा मामला आगरा के शमशाबाद क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय का है, जहां पर छात्राओं ने टीचर पर आरोप लगाया है कि वह उनको बैड टच करता है, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। वहीं इसकी शिकायत पूर्व में भी छात्राओं ने थाना शमशाबाद पुलिस से की, जहां पर आरोपी शिक्षक को थाने लाकर पूछताछ भी हुई, लेकिन किसी के चलते वह मामला वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया गया। जिसके बाद सुबह कल जब स्कूल खुलने का समय हुआ तो ग्रामीण और परिजनों ने छात्राओं के साथ स्कूल की तालाबंदी कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं शिक्षा जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने परिजनों के साथ जिला अधिकारी आगरा और पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह से मुलाकात की।
जिसके आदेश के बाद थाना शमशाबाद में छेड़खानी सहित पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं छात्राओं का आरोप है कि टीचर उन्हें अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से धमकाते हैं और बैट टच भी करते हैं। कई तमाम तरह की वो पूर्व में भी गलत हरकत करते हुए चले आ रहे हैं। बाराबंकी में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर मारुति वैन में रिफिल करते समय हुआ बड़ा हादसा, धू कर जली मारुति वैन। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के कुतबापुर गांव का है, जहां अवैध तरीके से मारुति वैन में गैस सिलेंडर रिफिल किया जा रहा था। इसी दौरान मारुति वैन में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मारुति वैन धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मारुति वैन में लगे सिलेंडर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताते चले, बाराबंकी शहर में बात करें तो आज भी हजारों की संख्या में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लगी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं मारुति वैन में गैस सिलेंडर रिफिल करते समय भीषण हादसा हुआ, इस बात की जानकारी रिफिल कर रहे लोगों ने पुलिस व फायर कर्मियों को भी नहीं। कल दीवानी न्यायालय में जिस तरह से परिसर में दो पेशी पे आए 302 के 2 अभियुक्तों को गोली मार दी गई थी, ऐसे में कि सुरक्षा में किस तरह से चूक हुई थी, किस तरह से असलाहा अंदर कैसे गया, इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने 1 SI और 5 सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं आज देखा जाए तो दीवानी न्यायालय में पूरी तरह से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी को बारी बारी से तलाशी और करके सभी अंदर जाने दिया जा रहा है। जिस हिसाब से कल सुरक्षा में चूक हुई थी, क्योंकि दीवानी न्यायालय के अंदर किस हिसाब से 302 के 2 अभियुक्तों को गोली मारने का मामला था, जिसको लेकर आज अजय पाल शर्मा पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ा मामला होता है कि दीवानी न्यायालय में असलाहा गया